जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब तक जो पार्ट नंबर 1 हमने देखा, इस पार्ट में हमने देखा था जो पूरा का पूरा हिंदुस्तान है, जो पूरा का पूरा भारत है, हमारा इंडिया है, इसको किस तरह एरियाज के अंदर बांटा गया है। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यहाँ से हर एक एरिया से एक एमपी निकल कर आता है और ये जो एमपी होता है यही चुनता है जाके देश के प्राइम मिनिस्टर को। जो ये पार्ट नंबर 2 होगा, इसमें हम लोग देखेंगे जो एरियाज है, यहाँ पर जो लोग वोट डालेंगे, ये लोग कौन है, वोट कौन कौन से लोग डाल सकते हैं देश के अंदर, ये जो एमपी है आखिर ये एमपी कैसे बन गया, क्या क्राइटेरिया है एमपी बनने के लिए, क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है कैंडिडेट बनने के लिए, इन सब चीज़ों को हम लोग स्टार्ट में देखने वाले हैं। तो पहली हेडिंग है हमारी वोटर्स लिस्ट। अब जब भी इलेक्शन होता है हर 5 साल के अंदर, तो उस 5 साल के अंदर कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग नए आ जाते हैं यहाँ पे जिनकी एज 18 साल हो जाती है। तो जो वोटर लिस्ट होती है ना, इसको दोबारा से बनाना पड़ता है, नई लिस्ट बनती है। तो यहाँ पर जो नई लिस्ट बनती है इसके अंदर देखा जाता है जो भी बच्चे आज की तारीख में 18 साल के हो गए हैं उन सबका नाम ऐड किया जाता है। और ये जो वोटर लिस्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वोटर लिस्ट, इसका ऑफिशियल नाम होता है इलेक्टोरल रोल। तो ये जो इलेक्टोरल रोल है या फिर कहो आप जो वोटर लिस्ट है, इसमें हर साल हर 5 साल में कुछ नए नाम जुड़ते हैं, कुछ पुराने नाम जो होते हैं वो हटा दिए जाते हैं क्योंकि जो लोग हैं वो आते जाते रहते हैं। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं उस एरिया के अंदर, वो हर एक इंसान वोट डालेगा। यहाँ पर आप किसी भी इंसान से वोट नहीं छीन सकते हो बिना किसी एक स्ट्रिक्ट रीजन की वजह से। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं जिस वजह से आप छीन सकते हो, जैसे राइट टू वोट। जैसे कोई क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, दाऊद इब्राहिम हो गया, डी ग्रुप हो गया, तो इसको आप नहीं दे सकते राइट टू वोट। आज की तारीख में ये जो आदमी है ये पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन अगर उसको इंडियन पुलिस है इसे पकड़ ले अगर, लेकिन फिर भी वोट नहीं दे सकता क्योंकि हमको मालूम है ये जो आदमी है ना, ये नहीं चाहता कि इंडिया का भला हो, तो अपनी तरफ से ये बेकार आदमी चुनेगा जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसे जो इंसान है जो क्रिमिनल माइंडेड है उनसे हम राइट टू वोट छीन सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे इंसान जिसको कहते हैं अनसाउंड माइंडेड या फिर जो पागल इंसान होते हैं, हम उनसे राइट टू वोट छीन सकते हैं क्योंकि मालूम है भैया इसका जो दिमाग है वो स्टेबल नहीं है, ये एक अच्छा लीडर नहीं चुन सकता है देश के लिए, जिस वजह से हम कुछ लोगों से रेयर सिचुएशंस के अंदर ही राइट टू वोट छीन सकते हैं। अब यहाँ पर जो लिस्ट होती है ये रिवाइज की जाती है, 5 साल के अंदर एक नई लिस्ट बनती है जिसमें कुछ नाम नए होते हैं, कुछ नाम पुराने जो होते हैं उसे हटाया जाता है। 1993 के अंदर जो वोटर आईडी कार्ड होता है इसको बनाया गया ताकि जो इलेक्शन है उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से कराया जा सके। कई बार ऐसा होता था कोई इंसान है जिसने वोट डाला ही नहीं है लेकिन उसके नाम से किसी और पार्टी ने वोट अपने नाम पे डलवा लिया है, तो इस तरीके की कोई चीज़ें ना हो जिस वजह से बनाया गया वोटर आईडी कार्ड। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, अगर वो वोट डालना है तो वोटर आईडी कार्ड चाहिए, बस इतना प्रूफ चाहिए कि आप इंडियन हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या आधार कार्ड हो, कोई प्रूफ लेके वहाँ जाओ, अपना वोट डाल दो और बस इतने से काम से अपने देश का भविष्य बना सकते हो। अब आगे क्या होता है, वोट डालने वाले लोग आ गए, लेकिन वोट डालेंगे किसको, यहाँ पे कैंडिडेट चाहिए। तो कैंडिडेट कैसे बना जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जो जिसका वोटर होता है ना वही कैंडिडेट बन सकता है बड़े आसान से। बस यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंस है, वो डिफरेंस है एज का। वोट डालने के लिए आपको मिनिमम एज चाहिए 18 साल, लेकिन अगर आपको बनना है कैंडिडेट तो उसके लिए एज चाहिए मिनिमम 25 साल, मतलब 25 साल होना चाहिए ताकि आप एमपी बन सको, क्योंकि एक मैच्योरिटी चाहिए इंसान के अंदर कि हाँ भैया हमको देश चलाना है, तो समझदारी होनी चाहिए। और जो 18 साल है ये टीन एजर है, अभी मतलब आदमी जो होता है ना समझदारी दिखाता नहीं है, बहस जाता है छोटी छोटी चीज़ों पे, तो यहाँ पर एक मैच्योरिटी चाहिए, इस वजह से यहाँ पर एज का जो दायरा है ये बनाया गया है। अब यहाँ पर वो हर एक इंसान एमपी नहीं बन सकता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हम छीन सकते हैं, उससे आप कैंडिडेट नहीं बन सकते हो। जैसे जिस इंसान को सजा दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, कम से कम 2 साल की जिसको जेल मिल चुकी है ना, वो इंसान कैंडिडेट नहीं बन सकता है, वो इंसान एमपी नहीं बन सकता है। लेकिन इससे कम की जिसको सजा हो रखी है, चाहे उसके ऊपर एफआईआर भी लिखी जा चुकी है, तो वो इंसान जो रहेगा वो यहाँ पर एमपी बन सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, और जितना ना जितना ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। चलो ये सब तो ठीक है, मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो रखा है, मुझे कोई जेल नहीं हो रखी है, तो मैं पार्टिसिपेट मतलब कर सकता हूँ। लेकिन वो कैसे किया जाए, मैं जाऊँगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास और उसको बोलूँगा कि मुझे आप टिकट दे दो। टिकट एक प्रूफ होता है कि हाँ भैया मुझको इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपना नॉमिनी घोषित किया है, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये जो एरिया है, मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करूँगा, यहाँ का मैं नॉमिनी रहूँगा इस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, और मुझे प्रूफ की तरफ पे टिकट दिया गया है। अब यहाँ पर मुझे टिकट मिल गया है, अगर टिकट ना मिले किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ वहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ। अब मुझे टिकट मिल गया है, अब मैं जाऊँगा नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए। अब ये जो फॉर्म रहता है ना, इसके अंदर जो कुछ छोटी मोटी डिटेल्स पूछी जाती है कि आपकी संपत्ति कितनी है, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितनी है। यहाँ पे कोई रोक नहीं है कि आप इतना पढ़े लिखे होना जरूरी है, लेकिन हाँ पूछा जाएगा कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, कहीं आपके ऊपर एफआईआर तो नहीं हो रखा है, आपकी संपत्ति यहाँ पर कितनी है, आपके पास पैसा कितना है टोटल, ताकि अगर आप 5 साल बाद दोबारा जब फॉर्म भरने आओगे, यहाँ पे आपने लिखा था 5 लाख मेरी संपत्ति है और यहाँ लिख रहे 5 करोड़ मेरी संपत्ति है, तो इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई है, यहाँ पे करप्शन है इसका मतलब। तो इन चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर ये जो फॉर्म है भरवाया जाता है। अब इसके बाद कुछ यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ता है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को, ताकि आप दिखा सके कि हाँ भैया मेरे जेब में पैसा है, रोकड़ा है और मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता हूँ और जीत भी सकता हूँ। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई गरीब आदमी नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर लोग उसे सपोर्ट करेंगे तो उसको डोनेशन
लेंगे, उसको अपनी तरफ से 100 रुपये दे देंगे कि हाँ भैया आप हमारा पैसा रखो यहाँ पर और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है करो यहाँ पर। तो इस तरीके से जो पैसा है जमा करो और यहाँ पर थोड़ा सा डिपॉजिट करो, दिखाने के लिए कि हाँ भैया हम जो है यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे जेब में पैसा है इतना। जितनी भी चीज़ें वो सब ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रखा है तो आप देश के एमपी बनोगे, देश के पीएम बनोगे, और वहीं पर एक ऐसा इंसान जो पढ़ लिख के मेहनत कर रहा है और अगर उसके ऊपर एफआईआर हो गया तो वो यहाँ पर सरकारी एक पोस्ट नहीं ले सकता है, यहाँ पर जो चपरासी है, पियोन है, वो तक नहीं बन सकता है। लेकिन आप एमपी बन रहे हो, चलो ठीक है, हम रोक नहीं सकते क्योंकि इंडिया इज डेमोक्रेटिक नेशन। लेकिन आपको जितनी भी डिटेल्स है, जितने क्रिमिनल केसेस है आपके ऊपर, आपके पास पैसा कितना है, आपके परिवार के पास कितना पैसा है, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये सभी जो डाटा है जो पब्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप उसको अखबार में प्रिंट आउट करेगी कि हाँ भैया एडवर्टाइज करिए 2 से 3 बारी कि हाँ मेरी इतनी संपत्ति है, मेरे ऊपर ये चार्जेस लग रखे हैं, ये आर्टिकल्स लगे हुए हैं, धारा लगी हुई है, और इसके बाद ही आप जो है वैलिड कैंडिडेट कहलाएंगे। अब यहाँ पर सब कुछ हो गया है, अब यहाँ पर होगा एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार होगा, जो कैंपेनिंग है ये की जाएगी। अब जो कैंडिडेट रहता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है विद द वोटर्स, रैलियाँ निकलती हैं, बहुत सारी जो नेता होते हैं वो आते हैं घर घर, हाथ जोड़ते हैं, पैर भी पकड़ लेते हैं, कई तो बोलते हैं कि हमें वोट चाहिए, हमको वोट दीजिए, हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। तो ये जो है यहाँ पर इस तरीके से काम किया जाता है। और क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं वो मीटिंग अटेंड करते हैं, वो सर जो मीटिंग है अटेंड करते हैं, हम वहाँ जाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हाँ हम ये वादे करेंगे जनता से, ये इतने पूरे कर पाएंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब होती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो मोबिलाइज करती है अपने सपोर्टर्स को, पार्टी रखती है छोटी मोटी सी, वहाँ जितने भी सपोर्टर्स होते हैं ना, लोकल सपोर्टर्स, उनसे को बुलाती है, समोसा खिलाती है, ब्रेड पकौड़ा खिलाती है, उनको बोलती है कि आप जाओ हमारे तरफ प्रचार करना। तो इस तरीके से लोगों को मोबिलाइज करती है, अपनी तरफ फुसला लेती है एक तरीके से कहा जाए तो। और जितना भी कुछ हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन रहता है इसने अनाउंस कर दिया कि हाँ भैया इलेक्शन है, उसके बाद तैयारी चालू होती है। ये जो तैयारियां होती है बहुत पहले चालू हो जाती है, क्योंकि अब देखो 5 साल के चुन के कोई आया है यहाँ पर, तो वो मोस्ट करेगा 3 साल तक, लेकिन उसके बाद जो 2 साल है ना उसमें काम करता है, वो सोचता है कि हाँ भैया मैं ये जो काम है ये कर दूँ, कम से कम रोड बना दूँ, नाले बना दूँ, ताकि जब मैं वहाँ पे वोट मांगने जाऊँ ना मुझे शर्म ना आए कि हाँ भैया दिखा सकूँ मैंने देखो रोड बनाया है, मैंने नाले बनाए हैं, स्कूल बना दिया मैंने एक आध। तो ये जो यहाँ पे काम है चालू करते हैं 2 साल पहले से ही, प्लानिंग करते हैं, कैंपेनिंग जो है छोटी मोटी चालू हो जाती है, इतना ज़्यादा मैसिव स्केल पर नहीं होता है उस वक्त। अब जब कैंपेनिंग होती है ना तो यहाँ होते हैं स्लोगन्स। अब जो कुछ स्लोगन्स होते हैं वो ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, कुछ मूवी की लाइन होती है फेमस हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ स्लोगन्स ऐसे हैं ना जो आज तक लोगों के दिल के अंदर जिंदा है। पहला है, इंदिरा गांधी ने कहा था 1991 के इलेक्शन के अंदर, गरीबी बचाओ, गरीबी हटाओ। और ये वाला जो स्लोगन था ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था इंदिरा गांधी के लिए। जो इंदिरा गांधी थी वो यहाँ पर पावर में आ गई थी। अब इसके बाद इमरजेंसी लग गई और फिर जो जनता पार्टी थी ना, इसने स्लोगन दिया था यहाँ पर सेव डेमोक्रेसी। और ये जो स्लोगन था ये दिया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। लेकिन इसके बाद ये जो थे पॉलिटिशियन आए नहीं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आंदोलन किया। और इसके बाद जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे वो उनके थे मोरारजी देसाई, वो 2 साल तक लगभग पीएम बने रहे थे लोकसभा के इलेक्शन के वक्त। अगला है वेस्ट बंगाल को, यहाँ पर स्टेट असेंबली का इलेक्शन था। जो लेफ्ट फ्रंट है यहाँ पर, उसने कहा था लैंड टू द टिलर्स, जो यहाँ पर किसान हैं उनको ज़मीन मिलनी चाहिए। और ये उस पार्टी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। 1977 की कहानी है और यहाँ पर जो पार्टी थी वो जीत गई। तो ये जो स्लोगन सब ज़्यादा फेमस हुए। एक स्लोगन है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे जो तेलुगु देशम पार्टी थी उसने कहा था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। 1983 में कहा था इन्होंने, एनटी रामा राव ने। और जिसके बाद ये पार्टी यहाँ पर जीत गई थी। तो ये कुछ ऐसे स्लोगन्स थे जब से पूछे गए एग्जाम के अंदर क्या क्या स्लोगन्स थे, किसने दिया ये जो स्लोगन्स थे, किस पार्टी ने दिया, कौन सा ईयर था। ये जो मतलब छोटा सा डाटा है, ये फेमस स्लोगन्स है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला यहाँ पर ये है जो कैंपेनिंग होती है ना, इस कैंपेनिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स निकल कर आ जाती है। वो क्या प्रॉब्लम्स है, कुछ जो वोटर्स उन्हें धमकाया जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ हमको वोट डालोगे। यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो जाके यहाँ कास्ट का नाम लेते हैं, रिलीजन का नाम लेते हैं। और जिस वजह से हमारा जो समाज है इसके अंदर जो यूनिफिकेशन हो रखा है, जो हमारा समाज एकजुट आ रखा है, उसकी वजह से भेदभाव हो जाता है, दरार पैदा हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर हो जाती है ड्यूरिंग टाइम ऑफ द इलेक्शन कैंपेनिंग। अब यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज होते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है बढ़ चढ़कर। जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनका इस्तेमाल होता है, जो हेलीकॉप्टर हैं सरकारी, कई बार उनका भी इस्तेमाल होता है, और जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनका भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो सरकारी की चीज़ें हैं जिसका काम होता है देश की सेवा करना, गाड़ियाँ होती है देश के लिए होती है, इलेक्शन के लिए थोड़ी ना होती है, तो यहाँ पर उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक नंबर फिक्स कर रखा है कि 25 लाख जो है यहाँ पर रुपये है, सिर्फ और सिर्फ यही इस्तेमाल किया जाएगा, इससे ऊपर नहीं होगा लोकसभा इलेक्शन के अंदर। लेकिन आप खुद देखते हो
जो यहाँ पर इलेक्शन के अंदर 25 लाख से ऊपर खर्चा होता है, आंख से दिख जाता है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जाती है कि हाँ भैया हमारा तो 25 लाख से अंदर ही हो गया और बच भी गया इतने रुपए, तो इस तरीके से रिपोर्ट आती है। और जो 10 लाख रुपए है ये है स्टेट इलेक्शन के लिए। तो ये जो नंबर है 25 लाख 10 लाख ये मैक्सिमम नंबर है, इससे ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकती, इतना पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकती है। जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, मंदिर हो गया, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये जो जगह है यहाँ पर कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं जाएगा ताकि अपना प्रोपेगेंडा जो फैला ना सके। यहाँ पर जाता है जब इलेक्शन होता है तो मंदिर जाना हो जाता है चालू, गुरुद्वारा है वहाँ जाना लोग चालू कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज वाले लोग जो होते हैं। तो इस तरीके से जो होता है एक वोट बैंक जो अपना जमा किया जाता है कि हाँ जो हिंदूज हैं, जो सिख्स हैं, उनका वोट कम से कम मुझे मिल जाए। तो इस तरीके से जो वोट बैंक जमा किया जाता है जो कि गलत है अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन सिस्टम ऑफ द इंडिया। अब यहाँ पर जब इलेक्शन एक बार अनाउंस हो गया कि हाँ भैया इलेक्शन है, इसके बाद आप कोई भी बड़ा फाउंडेशन स्टोन नहीं डाल सकते हो कि हाँ मैं यहाँ पे ब्रिज बना दूंगा या फिर यहाँ पर मैं एक ऐसा रोड बनाऊंगा जहाँ पे गाड़ी 100 से ऊपर चलती रहेगी, इतनी मतलब इतना बढ़िया एक्सप्रेस वे होगा। तो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इसको आप अनाउंस नहीं कर सकते हो, फाउंडेशन स्टोन इसकी नहीं डाल सकते हो, और ना ही कोई बड़ी पॉलिसी को आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इलेक्शन जैसे आए बोल दो कि मैं सबको 5-5 हज़ार रुपये दूंगा अकाउंट के अंदर, तो ये बड़ी पॉलिसी है और इसको आप इस तरीके से अनाउंस नहीं कर सकते हो जिससे आप जीत सको। तो यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उसको फायदा मिलता है, तो ये नहीं कर सकते यहाँ पर। और अगर ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें कुछ भी करता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है, कोई भी कैंडिडेट करता है, तो यहाँ पे जो कोर्ट रहता है वो बोल सकता है कि हाँ भैया जो भी इंसान इलेक्ट होकर आया है वो रिजेक्ट किया जाता है, चाहे वो इलेक्ट हो जाए वहाँ पर या फिर ना ही हो, उसे एक बार हटा दिया कोर्ट ने तो हटा दिया। और यहाँ पर इस सिस्टम को कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट ये जो इलेक्शन सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत आप जो कुछ 2 दिन पहले भी प्रचार नहीं कर सकते अपना, जैसे ही इलेक्शन का टाइम आया ईवीएम मशीन लग गई है अपना, लेकिन उससे 2 दिन पहले आप वोटिंग का जो प्रचार है, जो कैंपेनिंग, उसको बंद करना पड़ेगा। तो पूरे का पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत एक ईमानदारी से इलेक्शन करने की कोशिश की जाती है। चलो फिर ठीक है, सब कुछ तैयार हो गया। यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो भी तैयार हो गया है, नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया है, कैंपेनिंग हो गया है, वोटर लिस्ट तैयार है। अब जाना है वोट डालना है, लेकिन वोट डालोगे कहाँ पे, क्योंकि आपके घर के आसपास कोई भी इलेक्शन कमीशन का ऑफिस होगा नहीं। तो यहाँ पर वोट डालने के जाना है आपको, जो आपके घर के आसपास स्कूल है, गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ पे लगती है ईवीएम मशीन, और जो ईवीएम मशीन है आप यहाँ पर जाओ, अपना बटन दबाओ और यहाँ पे वोट डाल दो। बड़ा ईजी सिस्टम है। लेकिन इलेक्शन के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ये ना बोले कि हाँ भैया वहाँ पे कुछ बेईमानी हो गई है, फ्रॉड हो गया है, इसलिए वहाँ पे सिस्टम रखा गया जो भी कैंडिडेट रहता है वो अपने एजेंट को वहाँ भेज दे और बैठा दे ईवीएम मशीन के साथ ही, मतलब वहीं पोलिंग बूथ के अंदर बैठा देगा और देखता रहेगा कि हाँ भैया जो ईवीएम मशीन है वहीं की वही है, कोई लेके नहीं, या उसको किसी ने खोला नहीं है, वहाँ की जैसे रखी थी वैसी के वैसी रखी हुई है। तो इस सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। और जब ईवीएम मशीन आई नहीं थी उससे पहले कैसे वोटिंग होता था, तो सिस्टम था बैलेट पेपर का। एक पन्ना ले लिया, ये जो पन्ना है इसके ऊपर स्टैंप लगा दिया, यहाँ पर जो स्टैंप रहेगा फूल होगा, हाथ होगा, झाड़ू होगा, जो भी होगा, लालटेन वोल्टेन जो होगा यहाँ पे लगा दिया, ठप्पा मार दिया और यहाँ पे डाल दिया डब्बे के अंदर। और डब्बा जो है यहाँ पे खोला जाएगा, डब्बे के अंदर पूरे फोल्ड करके डाल देंगे अंदर, और डब्बा जब खोला जाएगा तो गिनेगा जाएगा कितने किसको वोट मिले हैं, किसको कितने कम वोट मिले हैं। और उसके बाद वहाँ पर जो वो जो कैंडिडेट होगा वो एमपी बन पाएगा। अगली हेडिंग है व्हाट मेक्स द इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम कैसे मान ले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो रहा है, जो माल प्रैक्टिस से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जवाब ये है जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है वो बड़ा ही इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल है यहाँ पे एनसीडी जो पूछता है हम कैसे मान ले जो इंडिपेंडेंट है आपका जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन, क्या गारंटी है कि वो जो गवर्नमेंट है उससे भी इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं है उसके ऊपर, या फिर किसी और पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका इन्फ्लुएंस नहीं है वहाँ पर, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी हो दबाव बनाए या फिर पैसे दे खरीद ले उसको, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है। फिर भी अगर आपका इलेक्शन कमीशन ईमानदार है तो क्या पावर है उसके पास कि हाँ वो किसी को पनिश भी कर सकता है, जो देश का पीएम उसको पनिशमेंट दे सकता है, क्या पावर है उसके पास? अगर पावर है भी तो क्या वो पावर को एक्चुअली में इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता है? ये 4 सवाल है ना, ये 4 सवाल आपको बता देंगे कि हाँ भैया जो इलेक्शन कमीशन है देश का वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन देश का काम करता है और क्या क्या उसके पास पावर्स हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर CEC रहता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है, उसको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन एक बार जब प्रेसिडेंट वहाँ पे उसको बना देते हैं कि हाँ भैया आप यहाँ पे बन जाओगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद वो किसी का भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी को भी आंसरेबल नहीं है कि हाँ भैया मैं आपको बताऊंगा कि आप आऊँगा, हाजिरी लगाऊंगा, बताऊंगा कि क्या काम हो गया क्या काम नहीं हुआ, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करे, अपना काम ईमानदारी से करे, क्योंकि उसको रिमूव भी नहीं किया जा सकता है। अगर बन गया CEC तो उसके बाद कोई रिमूव उसको नहीं कर सकता है। और अगर बात करते हैं पावर के बारे में तो इलेक्शन के अंदर जितना भी काम होता है, जड़ से लेकर वहाँ पर छड़ तक जितना भी काम होता है वो सब कुछ अनाउंस किया जाता है बाय द इलेक्शन कमिश्नर। जो रिजल्ट होता है वो भी डिक्लेयर किया जाता है, और अगर कहीं लगता है जो कैंडिडेट है वो चीटिंग कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है बाय द इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पे जो पावर है ना बहुत ज़्यादा है। आप कह सकते हो दुनिया के अंदर इतनी पावर किसी के पास भी नहीं है जितनी इलेक्शन कमिश्नर के पास होती है।
अगला यहाँ पे जो इलेक्शन कमिश्नर है, यहाँ पर ये कुछ गाइडलाइंस निकालता है और बोलता है कि जो गवर्नमेंट रहेगी उसको फॉलो करेगी। जैसे कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं कोरोना के टाइम पे, वहाँ पर जितना भी स्टेट था ना उसको बांट दिया गया। ऐसे स्टेट जो है उसको बांट दिया कि पहले यहाँ होगा, यहाँ होगा, फर्स्ट फेज में इलेक्शन होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, और सबको मानना पड़ेगा ये बात। कोई यहाँ पर आके ये नहीं बोलेगा कि हाँ भैया इस तरीके से नहीं कराओ, पूरे स्टेट में कराओ एक साथ। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया वही बस पत्थर की लकीर हो गया। और यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो सब कुछ काम करते हैं अंडर द इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर ही पुलिस को बोलेगा आप कहाँ तैनात रहोगे, क्या काम करोगे, क्या काम नहीं करोगे। और जो गवर्नमेंट रहती है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती है। उसके पास एक पुलिस नहीं है, कोई यहाँ पर आईपीएस नहीं है, कोई यहाँ पर सरकारी अधिकारी नहीं रहता है। और हमको देखने को मिला है पिछले लास्ट 25 सालों के अंदर यहाँ पे जो इलेक्शन कमिश्नर और उसने पावर का इस्तेमाल जो है बड़े ही अच्छे से किया है। तो इससे मालूम पड़ता है कि हाँ जो इलेक्शन है इंडिया के अंदर बड़े अच्छे से किया जा रहा है, लास्ट 25 ईयर्स में एटलीस्ट तो किया ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या लोग वोट डालते भी हैं या नहीं डालते हैं? अब देखोगे अगर इंडिया को ना, तो इंडिया एक ऐसी ज़मीन है यहाँ पर, मतलब ऐसा एटमोसफियर है कि लोग जो पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा अवेयर हैं कंपेयर टू बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया। यहाँ पर इतना ज़्यादा जो अवेयरनेस है ना वो नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे पाटलिपुत्र जो था वो उस वक्त वहाँ पे राजनीति का केंद्र बना हुआ था, जब दुनिया जो है उसको कुछ मालूम नहीं था, दुनिया में चल रही थी किसी तरीके से, उनको कुछ आता नहीं था। तो उस वजह से उस वक्त से इंडिया के अंदर एक पॉलिटिक्स का जो एटमोसफियर है वो रहा है। और इसी वजह से आप देखोगे जो देश के अंदर गरीब है, जो इलिटरेट है, जो अनप्रिविलेज्ड है आदमी है, वो भी जाता है भारी मात्रा में वोट डालता है। उसको मालूम पड़ता है कि हाँ कौन सा पार्टी सही है, कौन सा गलत है, वो चीज़ों को बारीकी से समझ सकता है इंडिया के अंदर। और यहाँ पर जो आदमी इसको मालूम है कि मेरे वोट डालने से सरकार बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। और जो अमीर आदमी होता है, जो प्रिविलेज आदमी होता है ना, ये इंसान वोट कम डालता है। देखने को मिला ऐसा, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार आएगी जाएगी, उनको मतलब नहीं है, उनका जो घर है अच्छे चल रहा है, उनको सरकार से कोई सपोर्ट यहाँ पर नहीं चाहिए। और यहाँ पर इंडिया के अंदर आपको हमने बताया किस तरीके से लोग हैं वो इंटरेस्टेड हैं वोट डालने के अंदर। उनको मालूम पड़ता है कि क्या हो रहा है हमारे देश के पॉलिटिक्स के अंदर। आजकल के जो लोग हैं वो समझते हैं कि इंटरनेशनल जो अफेयर्स है इंडिया का, वो भी किस तरीके से काम करता है यहाँ पर। अब यहाँ वोटिंग भी हो गया, लोगों ने वोट भी डाल दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो आउटकम निकल कर आया उसको लोग स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते हैं। अब देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो ऐसा क्लेम तो करती है कि यहाँ पर जो है वोट डालने के लिए गए थे लोग, लेकिन वोट किसी पार्टी को डल गया है, यहाँ पर गलत हुआ है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ हमने मानते हैं जो इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट है एकदम सही ही होगा। क्योंकि अगर इलेक्शन जो है यहाँ पर फ्री और फेयर नहीं होता तो रिजल्ट कभी बदलता ही नहीं। और इंडिया के अंदर देखोगे तो रिजल्ट जो है बदल रहा है। 1989 में अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम जो था एक पावरफुल गवर्नमेंट थी, इसके बाद जो है यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिली ही नहीं। 2014 तक सिर्फ और सिर्फ कोलिशन गवर्नमेंट चलती रही। 2014 के अंदर पहली बार इंडिया के अंदर, मतलब बहुत सालों बाद इंडिया के अंदर दोबारा से एक ऐसी गवर्नमेंट आई जिसके पूरा का पूरा वोट था, पूरी बहुमत यहाँ पर थी। चलो ठीक है इलेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस ये कर दिया। कुछ चैलेंजेस होते हैं इन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। किसी इंसान के पास मनी है, मसल है, तो वो इंसान ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से जीत जाए इलेक्शन को, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किस तरीके से किया जाए ये अभी तक किसी को समझ में आया नहीं है। ढूंढ रही है जो सरकार है, जो इलेक्शन कमिश्नर खोज रहा है कि हाँ भैया किस तरीके से हम बड़ी अच्छी तरीके से फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराए। यहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसके पास खूब सारा पैसा है, अथाह पैसा का भंडार पड़ा है ना, वो आदमी, वो पॉलिटिकल पार्टी पैसे को पानी की तरफ बहा देता है, किसी भी तरह से जीतना चाहता है। जिस वजह से जो छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो इंडिपेंडेंट प्लेयर्स होते हैं यहाँ पर वो आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं बहा सकते ना सर पैसा, यहाँ पे वो नहीं जीत सकते इलेक्शन को। जिस वजह से जिस ज़्यादा पैसा है वो यहाँ पर जीत सकता है। अब यहाँ पर कोई ऐसा इंसान जिसका मसल है, मतलब पहलवान नहीं चाहिए यहाँ पर, ऐसा आदमी जिसके पास क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए जिसके ऊपर, जिसको दबंग बोलते हैं, बाहुबली बोलते हैं, ऐसा जो इंसान है ना, इसको टिकट आसानी से मिल जाती है। क्योंकि अगर शरीफ आदमी जाएगा वहाँ बोलेगा कि आप मुझे टिकट दे दो, तो उसको टिकट नहीं मिलेगा। और वहीं दबंग जाके बोल दे टिकट दे, कितना पैसा चाहिए, बोलिए 5 लाख 10 लाख ले टिकट दे। तो इस तरीके से वहाँ पे जो आदमी होता है, दबंग होता है ना, टिकट आसानी से ले सकता है। वहीं पर जो एक सीधा साधा आदमी होता है जो सिर्फ चाहता है कि मैं समाज में बदलाव लेकर आऊँ, कुछ डेवलपमेंट करूँ, तो वो इंसान यहाँ पर टिकट नहीं ले पाता है। अगला है यहाँ पर कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो फैमिलीज़ ही सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर खेले जा रही है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई, शिवसेना हो गई, ये कुछ ऐसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली पार्टी है, परिवार ही आया जा रहा है। अगर आप देखोगे पंडित नेहरू थे, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर अभी राहुल गांधी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैमिली खेले जा रही है। कोई बाहर का ऐसा इंसान जो चाहता है बदलाव आए, वो इंसान यहाँ पर नहीं घुस पा रहा है।
अब यहीं पर कुछ लोग ऐसे भी कंप्लेन करते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास चॉइस ही नहीं है। देश के अंदर 500 से ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन वो बोलते हैं चॉइस नहीं है, क्योंकि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबका जो आइडिया है वो लगभग सेम है, जो पॉलिसी है वो लगभग सेम है। सब एक ही बात करते हैं, घिसा पिटा के हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, बस दैट्स इट। तो यहाँ पर चुनने में मुश्किल होती है कि किसको चुने। सबकी जो पॉलिसीज हैं वो एकदम सेम रहती है, सिमिलर रहती है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत हो जाता है लोगों को अपनी पार्टी को चुनने में। और ये जो इंडियन इलेक्शन सिस्टम है ना, यहाँ पर जो छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो इंडिपेंडेंट प्लेयर्स होते हैं ना, जो कैंडिडेट होते हैं इंडिपेंडेंट, इसको डिसएडवांटेज रहता है, क्योंकि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, इनका डोमिनेशन है हर एक स्टेट के अंदर। तो वहाँ पर कोई लोकल पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाए फिर जीत जाए, बड़ा ही मुश्किल होता है और बड़ा ही रेयरली होता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से कुछ जागरूक जो सिटीजन्स है यहाँ पर, वो सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये सब डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि आप कुछ रिफॉर्म्स लेकर आइए, कुछ सुधार लेकर आइए अपने इलेक्शन सिस्टम के अंदर, ताकि जो इलेक्शन है वो बड़े ही ईमानदारी से किया जा सके और जो प्रॉब्लम्स है उसको हम दूर कर सके। तो इस चैप्टर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।